वैसे युद्ध के बीच आप सब तक रिपोर्ट पहुंचाना भी युद्ध जैसा ही होता है। लगातार युद्ध भूमि से मैं आपको एक एक रिपोर्ट दिखा रही हूं। आज मैं पश्चिम एशिया के जॉर्डन में मौजूद हूं। 500 किलो का बम जहां पर इजराइल में गिरा था, हम उस इंपैक्ट साइट पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर एक बॉम्ब गिरा है, मतलब यही लोगों को चिंता होती है कि किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद अगर इस तरह की मिसाइलें गिर जाती है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागी गई है उस जगह पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत और दूसरा व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। जो अलर्ट्स हैं वो तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह सीधे युद्ध भूमि से लौटकर आपका स्वागत करती हूं। अमेरिका, इजरायल, ईरान युद्ध का 24वां दिन आज हो चुका है। इन 3 हफ्तों में दुनिया ने इजरायल से ईरान तक ही नहीं, सभी खाड़ी देशों में भयानक तबाही देखी है। इस भयानक युद्ध के बीच 15 दिनों तक मैं इजरायल में रही। इस दौरान इजरायल पर ईरान से अलग अलग हमलों की गवाह बनी। इजरायल के उत्तर से दक्षिण तक, लेबनान बॉर्डर से सीरिया बॉर्डर तक, खाड़ी देश जॉर्डन से इजरायल तक ईरान के हर हमले की रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला। मैंने काफी युद्ध रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस बार के युद्ध की ग्रेविटी का मुकाबला अपने किसी पिछले अनुभव से नहीं कर सकती, क्योंकि इजरायल में मौत से बचाने वाले शेल्टर्स हो या इजरायल की वो सरहद जहां ईरानी मिसाइलों का खौफ 24 घंटे रहता है, हर जगह से हमने आपको युद्ध की तबाही, उससे जुड़े दर्द और तकलीफ से खबरदार किया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जुड़ी एक बड़ी खबर से आपको खबरदार कर दें। भारत आ रहे 2 एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों से उनका स्टेटस एक ही जगह रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद उनमें मूवमेंट देखी गई और अब अच्छी खबर यह आ रही है कि 2 एलपीजी टैंकर हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर दुनिया के तमाम देश उस खतरे का सामना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं वहां से, भारत एक एक करके अपनी कूटनीति के दम पर उन टैंकरों को वहां से गुजरने में सहयोग कर रहा है, वहां से निकाल रहा है। वॉर रिपोर्टिंग से पहले आपको हम पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घंटे भर पहले क्या बयान दिया है लोकसभा में, वो दिखाते हैं। पीएम ने कहा कि इस युद्ध ने दुनिया समेत भारत की चुनौती बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए
हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय अलग अलग देशों में रहते हैं। इसीलिए इस युद्ध से भारत में रहने वाले करोड़ों परिवार जुड़े हैं। जिन तक इस जंग की रिपोर्टिंग करते हुए मैंने इजराइल में 9 जगह से आपको हकीकत दिखाई। मैं टेल अवीव के उस इलाके में खड़ी हूं जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब यहाँ पर सड़क पर उस इम्पैक्ट को देखिए, आप छोटे छोटे गड्ढे पूरे में देख सकते हैं और उसके साथ ही ऊपर एक पूरी तरीके से जला हुआ घर देखिए। लेकिन ये भी इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि भले ही एक घर इसमें जल गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको बाकी के अपार्टमेंट में, बाकी के हिस्से में उस हिसाब की क्षति नहीं दिखती है। केवल मेरे पीछे जो एक ये दुकान आप देख रहे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इसका जो कांच है वो टूटकर बिखर गया था, जिसको इस समय बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको ज्यादा क्षति नहीं दिखती है। और यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मिसाइल अटैक उस हिसाब का नहीं, बल्कि क्लस्टर बमों की वजह से हुआ अटैक था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में करीब 10-12 जो बम थे वो बिखर गए थे और उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल अब एक आम हथियार बना लिया है। ईरान ने अब तक करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से लगभग आधी यानी 50% में क्लस्टर वॉरहेड लगे थे। How to act, they try to target civilian areas, and they're doing that everywhere, not just in Israel, but all across the Middle East. But would you say for sure that it is basically the cluster bombs that they are relying on? So a lot of what they're firing is cluster bombs. It's actually a war crime. They're firing cluster bombs that, split up. It's a missile and a warhead splits into 15 or 20 smaller bombs, about 7 to 10 kilometers in the air. And then those smaller bombs are spread out all over civilian areas. They do it on purpose because they want those smaller bombs to create panic. They want to hit civilian areas, and it's killed civilians inside of Israel. ताजा हमले में ईरान का एक क्लस्टर बम रिशोन लेजियन में बच्चों के एक डे केयर सेंटर पर गिरा, लेकिन यहां किसी की जान नहीं गई,
लेकिन पिछले हफ्ते इसी क्लस्टर बम ने तेल अवीव के पास 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जान ले ली थी। ईरान की खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें एक साथ 80 छोटे छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बरसा रही। ये बम 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में किसी को नहीं छोड़ते, घर, सड़क, पार्क, हर जगह तबाही मचा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बमों यानी सब मुनिशंस को बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, घनी आबादी वाले इलाकों या सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। नीचे पूरा वो हिस्सा देख सकते हैं, रोड उस तरीके से उखड़ा हुआ है जैसे किसी बम के गिरने के बाद उसके धमाके से होगा। और इसका जो पूरा इम्पैक्ट है, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो बॉम्ब शेल्टर है उसमें यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में इस समय कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। बिल्डिंग की जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, आपको हम दिखाएं, वो बाउंड्री वॉल के भीतर भी वैसा उसका इम्पैक्ट और वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इधर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा इम्पैक्ट, यहाँ पर टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े बिखरे हुए हैं। यहाँ आप देखिए पूरा ये टूट कर बिखरा हुआ है और पूरे हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे कि छर्रे निकले हैं। जब ये इम्पैक्ट हुआ था उस समय बहुत तेज़ यहाँ पर धुआं उठा था, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ। तो ये टेलवीव से लगता हुआ इलाका टेलवीव का ही एक हिस्सा है। कितने प्रकार के हो सकते हैं क्लस्टर बम? क्लस्टर बम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विस्फोटक, आग लगाने वाले या एंटी टैंक। लेकिन ईरान वाली मिसाइलों में ज्यादातर विस्फोटक प्रकार के सब मुनिशंस हैं जो नागरिक क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 120 से ज्यादा देशों ने इन हथियारों पर बैन लगा रखा है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ईरान अगर लगातार क्लस्टर बम बरसा रहा है तो इजराइल में वो कामयाब कैसे हो रहे हैं? दरअसल इसके पीछे इजराइल की एक सोची समझी रणनीति और मजबूरी दोनों है। सबसे पहली मुश्किल है इंटरसेप्शन की चुनौती। ये क्लस्टर मिसाइलें बहुत ऊंचाई पर ही खुल जाती हैं। एक मिसाइल को रोकना आसान है, लेकिन जब वो हवा में ही 80 टुकड़ों में बंट जाए तो हर छोटे बम को ट्रैक करना नामुमकिन जैसा है। दूसरी मुश्किल है महंगे इंटरसेप्टर के सामने सस्ते बम। ईरान की चाल है इजराइल के खजाने को खाली करना। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करोड़ों में है, जबकि ईरान के ये बम उनके सामने कौड़ियों के भाव में। इजराइल अपने कीमती इंटरसेप्टर्स को उन छोटे बमों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो अधिकतर खाली मैदान में गिर रहे हैं। तीसरा है बॉम्ब शेल्टर पर भरोसा। इजरायली सेना का साफ कहना है कि क्लस्टर बम और उससे निकलने वाले शार्पनेल शेल्टर को भेद नहीं सकते। इसीलिए इजराइल केवल उन्हीं मिसाइलों को मार गिरा रहा है जो सीधे आबादी वाले रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। आप यहाँ पर थे, बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, इधर ही काम कर रहे थे। हाँ। पास में। क्या हुआ था? यहाँ मिसाइल आई थी। हाँ। वो गिर गए यहाँ पे। आप लोग बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, बैंकर में थे। कहाँ पर है बंकर? बिल्डिंग में दिया पास में। अच्छा। ईरान का रुख भले ही आक्रामक हो, लेकिन उसके क्लस्टर बम इजराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे जितनी उम्मीद तेहरान को रही होगी। इजराइल में 15 दिनों तक युद्ध रिपोर्टिंग मैंने की। इस दौरान बॉर्डर तक भी गई, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में अभूतपूर्व है। तो ये हम बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं और अगर यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ बेरूत और एक तरफ आपको जेरूसलम लिखा हुआ मिलेगा। ये वो सीमा है, ये वो बॉर्डर चेक है जिसके आगे अब हम नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर भी इसीलिए भी नियंत्रण है क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी भरकम जो युद्ध है वो चल रहा है। कुछ देर के लिए जब यहाँ पर फायरिंग थमी है तो हम बाहर की तरफ यहाँ निकल कर आए हैं, लेकिन ये पूरा मिलिट्री सेटलमेंट इस जगह पर जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के सर्विलेंस इक्विपमेंट भी दिख जाएंगे जिन्हें कैमोफ्लेज किया गया है, ढका गया है।
ईरान के बरसते ड्रोन्स और मिसाइलों के बीच इजराइल ने उत्तरी इजराइल और उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पहले उत्तरी इजराइल बॉर्डर को समझ लेते हैं, जिसे लेबनान के साथ ब्लू लाइन और सीरिया के साथ गोलान हाइट्स सीमा के रूप में जाना जाता है। मैं इस समय इजराइल के बॉर्डर पर उस जगह पर खड़ी हूं जहां पर आप ये बॉर्डर फेंसिंग देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक बोर्ड भी है जिस पर लिखा है फ्रंट लाइन अहेड, और इसके साथ ही ये पूरा हिस्सा वो हो जाता है जहां पर इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। इस समय खतरा हर तरफ से है, क्योंकि इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर चाहे जॉर्डन के साथ उसका एक समझौता हो, लेकिन उसके साथ ही आप समझिए कि सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स पर अपने सैनिकों को भेजने की बात हुई है, जिसके बाद आईडीएफ ने अपनी सतर्कता यहां पर बढ़ाई। दरअसल उत्तरी इजराइल का भौगोलिक क्षेत्र ही ऐसा है जहां एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने की वजह से दुश्मन काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। उत्तरी इजराइल में आप सीमा का ये जो हिस्सा देख रहे हैं हेवीली फोर्टिफाई किया हुआ है। इसमें कॉन्सेंट्रीना वायर्स जो हैं पूरे ऊपरी हिस्से तक आप देख सकते हैं। यहाँ लैंड माइन्स होने का खतरा है, माइन्स होने का खतरा है, और इस वजह से इसको पूरा घेर कर भी रखा गया है। ये पूरा इसके ठीक आगे का वो हिस्सा है जो कैमरे के हिसाब से मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आईडीएफ की भारी मौजूदगी वहां पर है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी संख्या, उनकी मौजूदगी, उनका लोकेशन इस समय उनके दुश्मनों तक पहुंचे। लेकिन यहाँ से हम आपको ये रिपोर्ट जरूर दे सकते हैं कि ये युद्ध भूमि का, रणभूमि का वो हिस्सा है जो इस समय पूरी तरीके से ज्वलंत है, जल रहा है। ये युद्ध यहाँ पर जारी है। इसी तरह उत्तर पश्चिमी बॉर्डर भी लेबनान के काफी करीब पड़ता है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का सबसे अधिक असर भी उसी क्षेत्र में देखने को मिला। तो उत्तर की सीमाएं इजराइल की जो हैं वो इलाके हैं जहां पर बमबारी हिजबुल्लाह की तरफ से भी चल रही है और आईडीएफ की तरफ से आगे बढ़कर यानी उन पहाड़ियों को पार करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को पीछे की तरफ पुश करने की कवायद चल रही है। तो दूसरी तरफ ईरान के हमलों के जद में केवल उत्तरी इजराइल नहीं बल्कि दक्षिणी इजराइल भी है। इस समय हमने कल देखा कि किस तरह से डिमोना में जब ईरान की मिसाइल आकर गिरी, हालांकि लोग वहां पर घायल बड़ी संख्या में हुए, लेकिन डर इस बात को लेकर उठा कि डिमोना वो इलाका है जहां पर परमाणु ठिकाना है इजराइल का। तो इजराइल नतांज पर ईरान में और ईरान डिमोना में आक्रमण कर रहे हैं और पूरी दुनिया सांसें थामकर देख रही है।